हेलो स्टूडेंट्स, O2IAS एकेडमी के चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं हरियाणा सिविल सर्विस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, जो कि नेक्स्ट ईयर एंटीसिपेटेड एग्ज़ाम है। उसकी तैयारी के लिए NCERTs का पढ़ना ज़रूरी है या नहीं? अगर ज़रूरी है तो कौन सी NCERTs है जिनको हमें पढ़ना है, कौन सी ऐसी NCERTs है जिनको हम स्किप कर सकते हैं। इन सारे सवालों के जो डिटेल्ड जवाब है वो मैं इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप हरियाणा सिविल सर्विस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप O2IAS एकेडमी की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके हमारे ऑनलाइन कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे अभी हमारा नेक्स्ट वीक जो है वो ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम लोग NCERT से ही स्टार्ट करने जा रहे हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट आप ऑफलाइन के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे पास ऑफलाइन बैचेज़ भी हैं, तो इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। तो अब हम सिंपल बात करते हैं हमारी कि क्या हमें HCS की प्रिपरेशन के लिए NCERTs पढ़नी चाहिए या नहीं। इससे पहले भी बहुत सारे सवाल आते हैं लोगों के कि नोटिफिकेशन कब आएगा, हरियाणा रेगुलर नहीं है। इसके जवाब मैंने कई बार दिए हैं कि तैयारी हमें कब स्टार्ट करनी चाहिए। एक बार और ब्रीफ में बता देता हूँ कि नोटिफिकेशन कब आएगा, पिन पॉइंटेड डेट मुझे भी नहीं पता, शायद किसी को भी नहीं पता होगी ऑन दिस प्लैनेट। पिन पॉइंटेड डेट नहीं है, लेकिन ये बात बहुत क्लियर है कि नोटिफिकेशन आने से पहले की जो प्रक्रिया है, जैसे कि वैकेंसीज़ को नोटिफाई करना, वैकेंट सीट्स को HPPSC के पास भेजना, वो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। पुराने वाला पेपर अभी मेंस उसकी डेट डिसाइडेड है, तो मेंस होके इंटरव्यू होके उसके बाद नेक्स्ट ईयर में ये नोटिफिकेशन आ सकती है, जो कि हाईली लाइकली आएगी। उसके बाद है कि तैयारी कब शुरू करें। अब तैयारी का ऐसा है जी, प्रिपरेशन पूरी करने के लिए अगर आप बहुत बेसिक लेवल से शुरू करके अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो आपको मोटा मोटा 1 साल लगेगा, 1 ईयर लगेगा। दिन में अगर 6-7 घंटे का टाइम देते हो तो 1 साल से पहले तैयारी नहीं होगी। अब 1 साल की तैयारी है, जब तक नोटिफिकेशन का वेट करेंगे। नोटिफिकेशन के बाद 3 या 4 महीने में ये लोग प्रीलिम्स ले लेते हैं, तो 4 महीने में पढ़ के कोई SDM नहीं बनता है। तो हमें नोटिफिकेशन से पहले अपने आप को तैयार रखना होगा। बेटर यही है कि अभी हम लोग हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, एटलीस्ट हमारे बेसिक फाउंडेशन बना के रख लें। जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो हम लोग रेडी रहेंगे अपने रिवीजन के लिए। नोटिफिकेशन के बाद हमेशा रिवीजन किया जा सकता है। अब आते हैं असली सवाल पे कि क्या मुझे NCERTs पढ़ी जानी चाहिए या नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मानना है हरियाणा में कि जो पेपर है वो तो फैक्ट बेस आता है, किसी लूसेंट या ऐसी बुक से पढ़ के भी हम लोग पेपर दे सकते हैं, तो क्यों, वाई शुड वी गो फॉर NCERTs। तो देखिए, ये मैथ्स भी बहुत पहली बार नहीं मैं बता रहा, इस पर भी हमने बातें करी हैं कि जो क्वेश्चंस का लेवल है, इस साल HCS पेपर 2 बार हो गया। एक बार वो कैंसिल हो गया था ड्यू टू वेरियस रीजंस, तो दोबारा हुआ है ना। तो 2 बार हमने पेपर में जो एनालाइज किया कि पिछले जो ट्रेंड्स थे, 2017 का प्रीलिम्स था या 2014 का जो प्रीलिम्स था, उनमें जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे थे वो बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिए गए हैं। अब जो HCS प्रीलिम्स में हमें क्वेश्चन देखने को मिले, उनका लेवल काफ़ी ज़्यादा ऊपर था। सम ऑफ देम वर इक्वल टू दैट ऑफ UPSC एज वेल। तो उस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ रट्टा मार फैक्ट्स नहीं, थोड़ा बहुत एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से जनरल स्टडीज़ को कवर करना होगा। सो उसके लिए बेसिक फाउंडेशन, बिगिनर्स के लिए NCERTs एक अच्छा रोल प्ले करती हैं आपकी फाउंडेशन बनाने के लिए, या जो कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज लेने के लिए आपको रेडी कर देती हैं। एटलीस्ट अगर आप स्टैंडर्ड किताबों पे जा भी रहे हैं तो NCERT का बेस अच्छा बना हुआ है, तो आप उन बुक्स को अच्छे से समझ सकते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का जवाब है कि यस, आप अगर HCS में रैंक पाना चाहते हैं तो यस, आपको NCERTs रीड करनी चाहिए, एटलीस्ट सम ऑफ देम, अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं। कोचिंग्स में तो हम लोग आपको सब कुछ मिक्स करके ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड, लेकिन अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डोंट मिस NCERTs, एटलीस्ट सम ऑफ देम जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है जी, तो पहला सवाल हुआ। दूसरी बात है कि अब हाँ, अगर पढ़नी है तो कौन सी पढ़नी है। सारी नहीं पढ़ी जाती, वो एक जनरल मिथ है, बहुत ओपनली बहुत लोगों द्वारा बोला जाता है कि 6 to 12 सारी NCERTs पढ़ दो। पढ़ने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन टाइम इज़ द की फैक्टर। समय बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम उसको बेटर यूटिलाइज भी कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि NCERTs बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, पर ये सिर्फ NCERT सफिशिएंट नहीं है। NCERTs को कवर करके हमें बहुत सारी फाउंडेशन के लिए स्टैंडर्ड एक सब्जेक्ट पे एक बुक भी पढ़नी होती है, जो कि ज़रूरी है। अगर सारा टाइम हम NCERTs में दे देंगे तो बुक मिस हो जाएगी। तो वो टाइम को कंसिडर करते हुए देर आर सम NCERTs जिनको हमें अच्छे से पढ़ना है। देर आर कुछ बिगनर्स पढ़ सकते हैं, कुछ को अगर ठीक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो आप कम में भी काम चला सकते हो। तो उनकी हम लोग सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे, बुक लिस्ट की बात करेंगे। तो सब्जेक्ट वाइज हम देखते हैं, पहला सब्जेक्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री में बहुत डिबेट रहता है, ओल्ड NCERT पढ़ें, नई NCERT पढ़ें, या कुछ लोग कहते हैं तमिलनाडु बोर्ड की बुक्स पढ़ लो, या वगैरह वगैरह। तो उसमें बात करते हैं।
तो पहली बात है जी, ओल्ड एनसीईआरटीज +1 +2 की एनसीईआरटीज हमें रीड करनी है, जैसे कि इंडियाज एंशियंट पास्ट है RS शर्मा, हिस्ट्री ऑफ मिडीवल इंडिया जो थी वो सतीश चंद्रा की बुक है, वो हमें रीड करनी है। एनसीईआरटीज मिल जाती है ये ना मार्केट में, या तो आप फोटोकॉपी जहाँ पे भी यूपीएससी रिलेटेड नोट्स मिलते हैं, जैसे दिल्ली की जो ओल्ड राजेंद्र नगर की मार्केट है वहाँ मिल जाती हैं, चंडीगढ़ में जो मेन मार्केट्स है वहाँ भी मिल जाती हैं, इंटरनेट पर भी इनकी PDFs अवेलेबल है, मिल जाती हैं, जनरली आप ढूंढ सकते हो इनको, जस्ट गूगल इट। तो ये तो है +1 +2। अब ऐसा है कि जैसे मेडिवल इंडिया है तो 7th क्लास की एनसीईआरटीज जो अब आती हैं इनमें भी मेडिवल इंडिया का बेस फाउंडेशन है। अगर आपका मेडिवल इंडिया इस बुक में इंटरेस्ट नहीं बन रहा तो आप बेस फाउंडेशन बनाने के लिए ये भी पढ़ सकते हैं। 7th क्लास की एनसीईआरटी भी इससे स्टार्ट कर सकते हैं, छोटी छोटी बुक्स हैं। देन यू कैन स्विच टू दी बड़ी क्लास वाली मेडिवल इंडिया जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद जैसे मॉडर्न इंडिया, इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल जो बिपिन चंद्रा वाली बुक है वो आपको रीड करनी है। सिमिलर स्टोरी यहाँ है, अगर आपको ये थोड़ी सी हैवी लग रही है तो आप 8th क्लास की जो पार्ट 1 पार्ट 2 है, पास्ट 1 पास्ट 2, उसको भी साथ रेफर कर सकते हैं। अगर आपका इनमें इंटरेस्ट बन रहा है तो ये बुक्स आप स्किप भी करेंगे तो इट्स ओके। थोड़े बहुत फैक्ट्स हैं जो हमें बाद स्टैंडर्ड बुक्स में भी मिल जाते हैं, ठीक। अब इसके बाद अर्जुन देव की जो वर्ल्ड हिस्ट्री फॉर दी क्लास 12 है, अर्जुन देव वाली बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री, वो भी थोड़े बहुत टॉपिक्स हमें उसमें से पढ़ने हैं। अब इसके अलावा जो नई क्लास थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री है, न्यू एनसीईआरटीज, हालांकि उनमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कम है लेकिन ओवरऑल कल्चरल इम्प्लीकेशंस वगैरह या जिस तरीके का रिप्रेजेंटेशन उसका है, तो आई वुड रिकमेंड कि एक जो थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री 11th क्लास की है उसको आप रीड कर लीजिए, बाकियों को छोड़ सकते हैं। एज फार एज आर्ट कल्चर इज कंसर्न्ड, आर्ट कल्चर में भी जो फाइन आर्ट्स की बुक है, आर्ट कल्चर में फाइन आर्ट्स की +1 की जो बुक है वो आप रेफर कर सकते हैं, तो हिस्ट्री का एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपका बन जाएगा। अदर देन दैट इस पर कुछ स्टैंडर्ड बुक स्पेक्ट्रम वगैरह पढ़नी है, उसकी हमने पहले भी वीडियोस करी हुई हैं, दोबारा भी कर देंगे, ठीक। ये वीडियो सिर्फ हम एनसीईआरटी पे फोकस कर रहे हैं, तो दीज आर द बुक्स जो आपको रीड करनी है। ये ऑप्शनल है, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं बनना तो इनसे कर सकते हैं, नहीं तो +1 +2 वुड सफाइस। एक न्यू वाली है, बाकी पुराने वाली है। तमिलनाडु बोर्ड पे जाने की आवश्यकता नहीं है, एज फार एज बेसिक हिस्ट्री इज कंसर्न, यहाँ से हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद बात करते हैं ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी जो बेसिक हमारे जीएस पर्सपेक्टिव की जो नॉलेज है वो लगभग एनसीईआरटी में कंप्लीट है। यानी कि अगर आप ज्योग्राफी से अच्छे से एनसीईआरटीज पढ़ लेते हो तो बहुत कम ऐसी चीज़ें बचेंगी जो इन एनसीईआरटी से बाहर आपको एग्जाम में दिखेंगी। तो इसमें कुछ भी नहीं है, दीज आर दी 4 एनसीईआरटीज, +1 की 2 हैं, +2 की 2 हैं, छोटी छोटी बुक्स हैं, 2 +1 की हैं, 2 +2 की हैं। इनका एक काम करना है आपने, वो ये करना है कि जो ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस आता है उसको साथ ले लीजिएगा, लोकेशंस मैप्स वगैरह देखने के लिए। बाकी सारे काम ये एनसीईआरटीज आपके कर देंगे, बी इट इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी है, थोड़े बहुत वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो चीज़ें हैं वो हमें एक्स्ट्रा पढ़नी होती हैं। बाकी सारा 70-80% सिलेबस ऑफ ज्योग्राफी जो है वो इन 2 क्लास की एनसीईआरटी से कवर हो जाएगा। अब वो क्या, उनका क्या, जो लोग बोलते हैं 6वीं से 12वीं की तक की सारी एनसीईआरटीज पढ़नी है, तो उनकी बात भी बहुत हद तक ठीक है, एक कंडीशन पे। वो कंडीशन ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको +1 की एनसीईआरटी पढ़ते हुए ये लगेगा कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है, उनको समझ नहीं आएगी, थोड़ी हैवी लगेगी। तो आप पीछे जा सकते हैं, आप बैकवर्ड जा सकते हैं, आप 10th से स्टार्ट कर लीजिए, 9th से स्टार्ट कर लीजिए, जिनको +1 +2 की अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम आ रही है। तो इसको अगर आप बैकवर्ड जाएंगे तो आपको थोड़ा सा आसान भाषा या कम फैक्ट्स कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, तो इसको आप एज इट इज़ फॉरवर्ड लेके आ सकते हैं। लेकिन जनरली जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर +1 से शुरू करते हैं तो उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम साइंस एंड इन्वायरमेंट की बात करते हैं। साइंस ये वो है, साइंस 6 to 10 सारी की सारी पढ़ी जानी है। अगर आपका साइंस ही बैकग्राउंड है तो आप 9th 10th देख लीजिए। अगर आपको 9th 10th भी बोरिंग लगती है, +1 +2 की बायो देख लीजिए, थोड़ी सी चीज़ें आपकी ऐड हो जाएंगी। वो लोग जिन्होंने साइंस पढ़ी है, बायोलॉजी वगैरह पढ़ी है, वो थोड़ी बहुत रेलेवेंस पाने के लिए आगे पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड से हो तो 6 to 10th की जो साइंस की एनसीईआरटीज हैं दे आर मस्ट रीड फॉर यू। अपार्ट फ्रॉम दैट जो इन्वायरमेंट के बेसिक क्वेश्चन आते हैं वो बायोलॉजी की +2 की बुक है, उसमें 4 चैप्टर पढ़ने होते हैं, चैप्टर 13 to 16 ये चैप्टर पढ़ेंगे तो जो बेसिक इकोलॉजी, पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ी हुई बातें हैं वो इस एनसीईआरटी में आपके बेसिक्स को क्लियर कर देगी। फिर करंट अफेयर बचेंगे, उनको हम कहीं से भी कर लेंगे। तो अब हम पॉलिटी की बात करते हैं। पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स जैसे मार्केट में M लक्ष्मीकांत वगैरह है वहाँ से अच्छे से लोग कवर कर रहे हैं, लेकिन कुछ बारीकियां हैं जो अगर आपको डायरेक्टली लक्ष्मीकांत पे जंप नहीं करना, बहुत सारे लोग हैं जिनको पॉलिटी समझ में नहीं आता स्टार्टिंग में, तो वो एनसीईआरटी से शुरू करेंगे तो अच्छा रहेगा।
तो यहाँ पे एनसीईआरटीज नॉर्मली अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप जो लोग बिल्कुल बिगनर है, जिनको पॉलिटी में इंटरेस्ट नहीं है, वो क्लास 9th 10th डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स से स्टार्ट कर सकते हैं। जिनको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है एमपी एमएलए क्या होता है या जो बेसिक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है उनमें आपका इंटरेस्ट है, तो आप डायरेक्टली क्लास 11th कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क पे आ सकते हैं, या उसके बाद क्लास 12th की जो पॉल साइंस सेकेंड वाली बुक है, जो पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये 2 बुक्स आपके लिए मस्ट रीड रहेंगी। बाकियों को आप इग्नोर कर सकते हैं। ये जो बुक है ये वैसे जो इंटरनेशनल रिलेशंस की बेसिक फाउंडेशन बनाना चाहते हैं उसमें भी बहुत हेल्प करती है। तो देयर आर लाइक कुछ सब्सटेंसेज हैं जो लक्ष्मीकांत से बाहर आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो इन 4 बुक्स को अपने अकॉर्डिंगली आप रीड कर सकते हैं। 2 इनमें मस्ट रीड है, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, एंड सेकंड है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। उसके बाद तीसरी प्रायोरिटी इसको है और चौथी इनको है। जो बिगिनर है वो अपने अकॉर्डिंगली 9th वगैरह से शुरू करके इन 4 बुक्स को रीड कर सकते हैं। तो आपका पॉलिटी का एक अच्छा फाउंडेशन बनेगा। इसके बाद हम लक्ष्मीकांत पे जाएंगे तो लगभग क्वेश्चन जो है इनको मिक्स करके आपको पेपर में मिलेंगे। अब बात करते हैं इकोनॉमी की। हालांकि जो अर्थव्यवस्था है ये एक कंटेम्प्रेरी इशू है। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको करंट से ओरिएंटेड मिलेंगे, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक जो अंडरस्टैंडिंग है करंट वर्ल्ड में चेंज होती रहती है। लेकिन उसके बहुत सारे बेसिक्स हैं जो एनसीईआरटी लेवल से हमें क्लैरिफाई करके चलना है, सो दैट कि आगे की बातें हमें समझ सकें। तो इकॉनमी में सिर्फ हमें 2 पार्ट्स होते हैं, जैसे इकॉनमी के मैक्रो होता है और माइक्रो होता है। तो हमें माइक्रो पे ध्यान नहीं देना है। माइक्रो इकॉनमी हमारा पार्ट नहीं है सिलेबस का, कभी क्वेश्चन नहीं आता या एक आध क्वेश्चन आएगा तो उसको छोड़ा जा सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम ले जाएगा आपका। तो आप मैक्रो इकॉनमी की दोनों बुक्स +1 +2 में, जो एक बुक +1 में, एक बुक +2 में, +1 में मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और +2 में मैक्रो इकोनॉमिक्स, द मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये दोनों बुक्स हमें रीड करनी है, थॉरली रीड करनी है। इसके बाद हम बाकी इकॉनमी के सोर्सेज को अच्छे से समझ सकते हैं। अगर ये नहीं पढ़ी होंगी तो उन बुक्स को समझ पाना ही बड़ा मुश्किल है। सो हेंस ये सारी की सारी जो मैंने एनसीईआरटीज आपको मेंशन करी है, इन बुक्स के साथ आप अपनी एचसीएस की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। और इनका एक ही फंडा है। फंडा ये है कि इनको एक टाइम बाउंड मैनर में ख़त्म करो, स्किम करो, 1 बार 2 बार स्किम करके फिर हमें फाउंडेशनल अच्छी बुक्स जो हैं एक सब्जेक्ट पे एक पढ़नी है। आपकी तैयारी एनसीईआरटी एक बेस बना के देगी तैयारी में। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एनसीईआरटी से आपका पेपर क्रैक हो जाएगा। एनसीईआरटी को आप नेसेसरी एवल मान सकते हैं, सफिशिएंट नहीं है लेकिन नेसेसरी है पढ़ने के लिए। बेस पढ़ लोगे, 40-50% यहाँ से कवर होगा। देन वी विल रीड मोर बुक्स, लाइक 1 बुक ऑन अ सब्जेक्ट। तो आपकी कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग पूरे सिलेबस की हो जाएगी। फिर आप कंपटीशन में बैठ सकते हैं, जो लोग आपके साथ बैठे हैं उनको आप compete कर सकते हैं। सो इन पे बैठे नहीं रहना है। इनको टाइम बाउंड मैनर 3-4 महीने में, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो 3-4 मंथ्स में, 3 मंथ्स में, जनरली 3 महीने में हो जाती है, 3 महीने 2 महीने में ख़त्म करो। इनको ख़त्म करके अपना बेसिक तैयारी स्टार्ट कर दो, है ना। तो ये सेल्फ स्टडी वालों के लिए है। जब आप कोचिंग्स वगैरह में आते हो तो वहाँ पे तो एक करिकुलम रहता ही है कि हर एक सब्जेक्ट के साथ एनसीईआरटी को इंक्लूड करके ये लोग चलते हैं, ठीक। इसके अलावा भी अगर आपके कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो आप मुझे सोशल मीडिया हैंडल्स पे या इन नंबर्स पे टेक्स्ट ड्रॉप करिए, कॉल करिए। आपकी जो इंक्वायरीज़ हैं उनका जवाब दिया जाएगा। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।